नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक गाड़ी में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और जिसमें ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी और जो राहगीर साथ में जा रहे थे गाड़ी में या पैदल जैसे भी, तो काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों की, करीब 13 लोगों की जो न्यूज़ में आया, जान गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। और ये न्यूज़ में, पेपर न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे काफ़ी इस बारे में चर्चाएं चल रही हैं या न्यूज़ चल रही हैं। और जो इस न्यूज़, ये एक बुरी घटना है, टेररिस्ट एक्टिविटी है। और लेकिन चूंकि मैं कुछ जानकारी के नज़रिए से इस विषय को मतलब देख रहा हूँ। जैसे जो इस केस में जो गाड़ी इन्वॉल्व थी, हुंडई i20 गाड़ी, वो एक पुरानी गाड़ी थी, पुराना मॉडल गाड़ी थी, जो फोटो और जो उसके वीडियो अवेलेबल हैं उसमें दिखाई दे रही है। और जो खास बात है कि ये गाड़ी काफ़ी बार इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई और ये गाड़ी जो है काफ़ी बार, मतलब सिर्फ जो एफिडेविट पे साइन करके या ज़बानी तौर पे वो बिकती रही। और ऑन पेपर एक ही इसके मालिक रहे। जो करेंटली इसके मालिक हैं वो कोई मिस्टर सलमान, शायद उनका नाम है। कोई भी आदमी उसको चेक कर सकता है और न्यूज़ में भी चल रहा है। और लेकिन गाड़ी वो ऐसी, इन्होंने एक को बेची, एक ने दूसरे को बेची और दूसरे ने तीसरे को बेची। इस तरीके से बेचते बेचते लास्ट में जो एक डॉक्टर थे, कश्मीरी थे, और उन्होंने ये गाड़ी खरीदी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि वो गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट या जो भी विस्फोटक सामग्री लेके पुरानी दिल्ली लाल किले के सामने से गुजर रहे थे। और गाड़ी में कुछ शायद और लोग भी थे और अचानक से शाम के समय उन्होंने उस गाड़ी में किसी भी तरीके से विस्फोट किया और जिससे वो गाड़ी और उसके आसपास के लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बहुत लोगों से ये बात कहता हूँ कि अगर अपनी जो गाड़ी है कोई भी, तो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक जिम्मेदारी है। और अपनी गाड़ी अगर किसी को आप बेचते हैं तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कराइए, कायदे से तो दीजिए भी, जब जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए। तो नहीं तो जब तक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे आपका नाम है, मतलब जो भी मालिक है जिसका नाम है वही मालिक गाड़ी का कहलाएगा। और उस गाड़ी से किसी को कोई नुकसान होगा या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो जो गाड़ी का मालिक है वही जिम्मेदार होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है वही गाड़ी का मालिक है और वही रेस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई थर्ड पार्टी लॉस होता है उसके लिए। उस संदर्भ में ये फैसला आया था। और अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट में भी ओनर की परिभाषा को पढ़ें तो ओनर वही है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जिसका नाम है। तो बहुत सारे लोग हमारे देश में गाड़ी को एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के और या इसकी जिम्मेदारियां तय कर लेते हैं। लेकिन स्टाम्प पेपर से आप गाड़ी को, गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर ट्रांसफ़र होने से ही होती है। तो जो अब मैं जो मुख्य विषय है उस पे आता हूँ, जो मेरा जो ये आपसे लाने का ये मैसेज ला रहा हूँ कि हमारे देश में टोटल लॉस जो टोटल लॉस क्लेम सेटल होती है मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में, उसमें सैल्वेज के नाम पे या रैक के नाम पे जो गाड़ी को बेचा जाता है, तो वो एज ए रैकेज न बेच के उसको एज ए व्हीकल बेच देते हैं या बिकवाते हैं इन शॉर्ट से, मतलब। और उसमें उसमें एक एफिडेविट, इसी तरीके का एक एफिडेविट तैयार करवाते हैं जिसमें जो इंश्योर्ड है वो अपना एक एक बीमा कंपनी उसको परफॉर्मेंस देती है, जिसे वो टाइप करा के उनको ब्लैंक और साइन करके वो देता है कि एफिडेविट के रूप में, या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर या 10 के जो भी है। और ब्लैंक जो आरटीओ फॉर्म है 28 29 30, उन पर सिग्नेचर करके बीमा कंपनी के बताए गए स्क्रैप बायर को हैंडओवर कर देता है। फिर वो जो स्क्रैप बायर है उसको गाड़ी को जो अभी जिस तरीके से भी पुराना या ये इनके इन प्रकरण उसको ठीक करता है।
और फिर किसी तरीके से जैसे ओएल, ये सोशल साइट्स होती हैं सेल्स, व्हीकल सेल्स के लिए OLX, OLX या और इस तरीके की बहुत सारी जो साइट हैं, या अपनी जो उनकी दुकान, जो भी गाड़ी बेचने का उनका कोई शोरूम है या दुकान है, उस पे अपना उस गाड़ी को ठीक करा के बड़ा अच्छा से रंग रोगन करके चमकदार पहिए से करके और किसी संभावित ग्राहक को बेच देते हैं। और जो जिस संभावित ग्राहक को बेचते हैं उसको भी नहीं बताते कि ये पूर्व में गाड़ी का इसका टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल हुआ है। तो जो अभी मैं आपको पीछे केस बता रहा था ये दिल्ली वाला, उसमें पुलिस ने जितने भी उस गाड़ी के मालिक रहे हैं, चाहे वो जबानी जैसे भी, उन सबको उठा लिया है, मतलब हिरासत में ले लिया है और उनसे सख्त कार्रवाई की जा रही है। इवन जिसने जो लास्ट में ये गाड़ी को बिना ट्रांसफर करे, आरसी को बिना ट्रांसफर करे बिकवाई, उसको भी हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ जारी है। तो इसलिए ये जो इंश्योरेंस कंपनी में ये प्रैक्टिस बहुत होती है कि गाड़ी को ब्लैंक 2829 30 जो भी आरटीओ से संबंधित फॉर्म है, टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटल में बजाय आरसी कैंसिलेशन के एज ए कार इलीगल मैनर में बेचा जाता है। और ये निजी क्षेत्र की कंपनियों में तो बहुत है, और कुछ सरकारी क्षेत्र की जो बीमा कंपनी है उनमें भी कुछ हद तक है। बीमा कंपनी वैसे आईआरडीए की गाइडलाइन है, 2019 में दी थी उन्होंने, कि जो टोटल लॉस क्लेम है या टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में, वो सीटीएल क्लेम है या टोटल लॉस क्लेम है, इसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। उसमें व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए एडवाइस दी हुई है सभी बीमा कंपनीज को, कि ताकि कोई मिसयूज ना हो। तो इसलिए, और ये बहुत सारे इस किस्म के केस आते हैं मिसयूज के, तो उन्होंने एडवाइस दी हुई है। लेकिन वर्तमान में या उससे आपसे पहले भी बहुत सारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है या बहुत सारे अप्रूव सर्वेयर हैं, आईआरडीए की इस गाइडलाइन को नहीं मानते हैं और उसके लिए कहेंगे ये टोटल लॉस क्लेम नहीं है, ये सीटीएल क्लेम है, कोई बोलेगा ये एनओएस क्लेम है, जबकि एनओएस कोई टाइप ऑफ क्लेम नहीं है। ये जो एनओएस शब्द है एक तरीके से ये बेसिस ऑफ रीइंबर्समेंट है क्लेम का। तो या कहेंगे कि नहीं, रिपेयर जो सीटीएल क्लेम होता है उसको रिपेयर करा सकते हैं। तो ऐसी बहुत भिन्न भिन्न किस्म की बड़ी अजीब अजीब से लोग अपने तर्क देते हैं, अपनी को जस्टिफाई करते हैं, जबकि सिंपल सा चीज़ है, दो तरीके के क्लेम है या दो तरीके का सेटलमेंट है, एक रिपेयर बेसिस और दूसरा टोटल लॉस बेसिस। तीसरा कोई तरीका नहीं है, दो ही तरीके हैं, रिपेयर बेसिस या तो रिपेयर होगी या फिर टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटल होगा। रिपेयर बेसिस यानी कि जो पार्शियल लॉस क्लेम है, जिनका रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी तक है, वो पार्शियल लॉस क्लेम है जिन्हें रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाना चाहिए। ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में या जनरल रेगुलेशन, इंडियन मोटर टैरिफ के अंतर्गत जो जनरल रेगुलेशन 8 है उसमें लिखा हुआ है। और अगर रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो वो क्लेम, और गाड़ी रिपेयर हो सकती है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है। और अगर गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती किसी वजह से कि वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है या सेफ्टी के वजह से, या गाड़ी में रिपेयर करने को कुछ बचा ही नहीं है, तो वो क्लेम टोटल लॉस क्लेम कहलाता है। और वो टोटल लॉस क्लेम कहलाता है। और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम हो या टोटल लॉस क्लेम हो, उनको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। रीइंबर्स करने का तरीका अलग हो सकता है, चाहे वो उसको रीइंस्टेटमेंट बेसिस होता है, एक रिप्लेसमेंट होता है, और एक पे इन कैश यानी कैश के फॉर्म में ऑनलाइन ट्रांसफर करके क्लेम को सेटल कर दें। रिप्लेसमेंट होता है कि आप उसी तरीके की एक नई गाड़ी इंश्योर्ड को दिला दें, तो ये रिप्लेसमेंट है। और जो रिपेयर बेसिस है वो रिपेयर रीइंस्टेट बेसिस कहलाता है, जो पार्शियल लॉस क्लेम में रिपेयर बेसिस क्लेम सेटलमेंट होता है। तो जो बीमा जो इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है या जनरल रेगुलेशन 8 है, उसमें जो टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट के लिए लिखा हुआ है कि बीमा कंपनी
आईडीवी के अनुसार पेमेंट करेगी, और उसमें जो कबाड़ है, जो गाड़ी रैकेज है, उसकी जो रैक वैल्यू है उसको भी एडजस्ट कर लेगी, उसको कर क्लेम सेटल करेगी। और अगर कोई आरटीआई कवरेज या कुछ एड ऑन कवरेज है तो वो एक्स्ट्रा उसका पेमेंट हो जाएगा जो भी कवरेज के अनुसार है। तो यहाँ जो हमारे देश में बीमा कंपनी है, वो खासतौर से निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी, ये टोटल लॉस बेसिस क्लेम, अगर आरटीआई कवरेज नहीं है तो टोटल लॉस बेसिस, ये टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट की ओर ज़्यादा अग्रसर रहती हैं। और कई बार गाड़ी वास्तव में वो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च नहीं होता, लेकिन उसे किसी भी तरीके से उसको गलत तरीका कहो या कुछ भी कहो, उसको टोटल लॉस क्लेम की कैटेगरी में लाते हैं और फिर उसको इलीगल मैनर में सेटल करते हैं या सेटल करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके का ऑफर देते हैं। कर करते इसलिए हैं कि जिससे बीमा कंपनी की क्लेम, इस क्लेम में जो भी ये क्लेम है उसमें नेट लाइबिलिटी यानी कि शुद्ध देनदारी कम हो सके। और इस तरीके में बहुत सारे जो मेरे अप्रूव सर्वेयर बंधु हैं वो भी साथ देते हैं, क्योंकि एक गलत तरीका है। इस तरीके से ये एक इलीगल तरीका होता है कि गाड़ी जो टोटल लॉस बेसिस पे जिस पे क्लेम सेटल कर रहे हैं, और आप उस गाड़ी को एक किसी स्क्रैप विद आरसी बेच रहे हैं, और जो फिर से रिपेयर होगी गाड़ी, यानी आरसी कैंसिल ना कराने से मतलब यही है कि वो गाड़ी फिर से रिपेयर होगी, तो फिर उसमें टोटल लॉस क्या हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस को वो कुछ अलग ही परिभाषा देने लगते हैं, जो कि गलत है। तो बीमा कंपनी अपने निजी फायदे के लिए इलीगल तरीकों को बढ़ावा देती है, और जिसका इंश्योर्ड को नुकसान होता है। कई बार गाड़ी क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम है, लेकिन बीमा कंपनी टोटल लॉस क्लेम कंसिडर करती है, और ये एनओएस बता के या कैश लॉस बता के उस क्लेम को सेटल करने का ज़बरदस्ती ऑफर देती है। कई बार तो जो वो गाड़ी जिसको वो बेच रहे थे विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नाम लिखेंगे हम साल्वेज बेच रहे हैं या रैकेज बेच रहे हैं या रैक वैल्यू के लिए, लेकिन बेच रहे होंगे एज ए कार, एज ए गाड़ी, और उसमें उसकी आईडीवी से भी ज़्यादा तक वैल्यू मिल जाती है। मैंने ऐसे भी काफ़ी सारे क्लेम देखे हैं। तो खैर, अगर कोई भी टोटल लॉस है यानी कि वो गाड़ी गाड़ी नहीं है, फिर उसकी आरसी कैंसिलेशन होके कबाड़ के तौर पे बिकनी चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। ये एक क्लेम से जुड़ा हुआ है, और ये हरियाणा से जुड़ा हुआ है। एक साहब जो इंडियन आर्मी में कार्यरत, और उड़ीसा में उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने एक नई नई हुंडई i20 गाड़ी ली, और बिल्कुल नई गाड़ी, 5-6 हज़ार किलोमीटर उनकी गाड़ी चली थी, पहला ही वर्ष था, और वो गाड़ी सामने से लग गई, एक्सीडेंट हुआ। वो हुंडई डीलरशिप पे अपनी गाड़ी को ले गए। निजी क्षेत्र से की एक बीमा कंपनी से उनकी गाड़ी का बीमा था, क्लेम इंटीमेट हुआ सब, वो तो अपनी छुट्टी काट के अपनी पोस्टिंग पे चले गए, उनके वाइफ थे, छोटे बच्चे थे। खैर कुछ दिन बाद जो है, बहुत दिन बीत गए, बीमा कम जो वर्कशॉप है उससे फ़ोन आया, साहब आपकी गाड़ी में ये फला फला सर्वेयर है, और ये गाड़ी टोटल लॉस है। उन्होंने कहा साहब टोटल लॉस क्या होता है, कि बीमा कंपनी आपको आईडीवी के पैसे देगी, इसमें आरटीआई कवरेज नहीं थी, और क्लेम सेटल करेगी और इस गाड़ी को बेच देगी किसी स्क्रैप बायर को। तो फिर वो जो बीमा कंपनी के सर्वेयर का नंबर वर्कशॉप ने प्रोवाइड किया, उन्होंने उनसे बात की, तो वो वैसे अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं थे, और ना उन्होंने ये जानकारी दी, वो बीमा कंपनी के एम्प्लॉय थे, और वो एज ए सर्वेयर ही इसमें काम कर रहे थे। निजी क्षेत्र की बहुत सारी बीमा कंपनी ऐसा भी करती हैं, जबकि जिसमें मैंडेटरी अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना जैसे ये केस था, लेकिन नहीं करती हैं, और इंश्योर्ड को कोई जानकारी ही नहीं देते। तो खैर ये जो एम्प्लॉय थे, इन्होंने बताया साहब आपको फॉर्म 2829 30 जो भी हैं आरटीओ फॉर्म ये देने होंगे, 3 लाख, 3.5, गाड़ी की आईडी भी लगभग 7 लाख कुछ थी, तो आधे पैसे से कुछ जाके कबाड़ी दे रहा था, और बाकी पैसे बीमा कंपनी देगी, और आपको ये गाड़ी की आरसी और ये और वो ये पेपर आपको देने होंगे, और ये एफिडेविट बना के देने होंगे। तो खैर इंश्योर्ड ने वो सारे पेपर, उसने थोड़ा उनसे अनुनय विनय किया, साहब टोटल लॉस मत करो, मेरी तो पहली गाड़ी है, फौजी आदमी हूँ, मेरा बैंक का लोन है,
और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसने कहा नहीं साहब कुछ नहीं हो सकता। और एक उन्होंने कबाड़ी बताया, उसको ये गाड़ी दिलवा दी। कबाड़ी ने पैसे दिए आधे से ज़्यादा, बाकी बैलेंस पैसा बीमा कंपनी ने दिया। और जो आईडीवी में 1000 एक्सेस क्लोज थी वो पैसे उसको दिए। फिर इस आदमी ने अपनी जो पार्किंग चार्ज एस्टिमेट चार्ज जो भी एस्टिमेशन चार्ज वर्कशॉप को दिए, वो गाड़ी उसको रिलीज कराई। खैर कोई नहीं, तो इनको लगा ऐसे ही होता होगा। उसके बाद साहब 6 महीने बाद इनके पास एक चालान आता है आरटीओ डिपार्टमेंट से, और वो उसी गाड़ी का था। तो ये चौंक जाते हैं, यार गाड़ी तो मैं बेच चुका हूँ, बीमा कंपनी ने दिलवाई, और मेरे नाम चालान क्यों आ रहा है। फिर इन्होंने इंक्वायरी की और पता किया, तो पता चला गाड़ी तो इन्हीं के नाम है और सड़क पे दौड़ रही है, और वो रिपेयर हो चुकी है। और वो 6,20,000 में किसी ने उसने जो ली थी, कबाड़ी ने शायद 3,80,000 की उस इनसे खरीदी थी एज कबाड़ के तौर पे, और उसे रिपेयर करके किसी को 6,20,000 में बेच दी थी। लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई, वो इन्हीं के नाम से चल रही थी। खैर साहब इन्होंने बीमा कंपनी से शिकायत की कि ये तो गलत तरीका है, जब गाड़ी टोटल लॉस थी तो फिर आपने, और फिर ये गाड़ी तो रिपेयर हो गई और 86 में बेच भी दी, तो आपने फिर क्यों ऐसा मेरे साथ किया, अगर रिपेयर ही होनी थी। बोले नहीं साहब ये टोटल लॉस नहीं थी, ये नेट ऑफ साल्वेज थी। तो वो बीमा कंपनी का जो आदमी था वो गलत गलत उनको समझा रहा था, और ये जो साहब थे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे और अपना जो दुख और परेशानी बहुत सही से एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन सामने वाला समझना चाहे तब है ना। तो उसने कहा ये टोटल, बोले जब रिपेयरेबल थी तो और भी ज़्यादा फ्रॉड किया, फिर टोटल लॉस क्यों बताया मुझे, और फिर टोटल लॉस क्यों सेटल किया। ये गाड़ी तो मैं भी रिपेयर करा सकता था। आपकी कंपनी ने जिन्हें सर्वेयर लगाया, अप्रूव सर्वेयर, वो तो सर्वे करने आए नहीं। आपके एम्प्लॉय फला फला ने सर्वे किया, ये भी गलत है। खैर इन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी, तो इन्होंने एक आदमी जो कभी सर्वे करने नहीं आया उसकी एक बहुत अजीब सी इनको रिपोर्ट भी दे दी। इन्होंने पुलिस महकमे में शिकायत की, इन्होंने हुंडई में भी शिकायत की, साहब ये तरीका गलत है, आपने ना मुझे एस्टीमेट दिया और ना मुझे ये बताया। खैर ये शिकायतें चल ही रही थी, हमारे देश में शिकायत करो तो समय लगता ही है, एकदम से सुनवाई नहीं होती थी। और समय बीता, ये ऐसे ही थोड़ा इन्होंने रिक्वेस्ट भी की, साहब ये गाड़ी मेरे नाम से चल रही है, खतरनाक है, आप इसको खड़ा कर लो और मैं इसकी आरसी कैंसिल कराना चाहता हूँ। जब टोटल लॉस है तो आरसी कैंसिल होगी। खैर वो कुछ नहीं हुआ, शिकायतें चलती रहीं। इसी दौरान कुछ समय बाद इस गाड़ी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक के साथ, और इसमें एक व्यक्ति थर्ड पार्टी की डेथ हो गई। अब साहब उस जो डेथ हुई, उसकी वाइफ ने, व्यक्ति था, ये एक दुखद घटना है किसी की मृत्यु होना दुर्घटना में। उसकी वाइफ ने, ये उसमें जो संबंधित पक्ष, और ये चूंकि गाड़ी मालिक, गाड़ी इनके नाम थी, इनके नाम कोर्ट में केस कर दिया मुआवजे के लिए। और सब ये बीमा कंपनी के कहने पे इन्होंने जो तरीका बताया वो गाड़ी दे दी थी। लेकिन चूंकि गाड़ी के मालिक ये हैं तो लीगली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बिल्कुल बनती है। और फिर वो इनके खिलाफ मुकदमा बन गया है, और उत्तर प्रदेश का वो व्यक्ति था, तो वहाँ पे वो केस है। तो अब साहब ये इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, दूर पोस्टेड है, लेकिन अगर कोर्ट की तारीख लगती है तो इन्हें छुट्टी लेके कई हजार रुपए खर्च करके वहाँ तारीख पे जाना पड़ता है। और जो भी है मुकदमे, तो जो भी समय चलेंगे, जो भी लगेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा। हालांकि इन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये देखिए ना, ये जो गलती की, ये बहुत सारे हमारे देश में लोग जाने अनजाने ये गलती करते हैं। तो ये इन्होंने काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन इन्हें इतनी उस समय जानकारी नहीं थी, बाद में काफ़ी जानकारी हो गई। तो इन्होंने वैसे ही किया और ये फंस गए। बीमा कंपनी ने कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं थी कि ये गाड़ी की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या हम बिकवा रहे हैं। जो जो बीमा कंपनी ने इनसे एफिडेविट तक तैयार कराया था, अगर उसकी भाषा पढ़ें तो उसमें सारी जिम्मेदारी गाड़ी मालिक की बेचने के लिए रखी गई थी, और उसी ने ये सब बेचने के लिए लिखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ऑफर में तो साल्वेट या रैक वैल्यू शब्द इस्तेमाल किया था। तो बीमा कंपनी कह रही हमने थोड़ी कहा, इन्होंने ही कहा बेचने के लिए, इन्होंने ही अपनी सहमति दी थी इस चीज़ के लिए। तो देखिए ना, एक आदमी, एक सीधा साधा आदमी जिसने फर्स्ट टाइम गाड़ी ली, बड़े शौक से गाड़ी ली,
उसे ना तो जो हुंडई डीलर वर्कशॉप थी ना उसने कॉपरेट किया ना उसे सही से बताई चीज़ें। जो सर्वेयर सर्वेयर तो अपॉइंट ही नहीं किया बीमा कंपनी ने, एम्प्लॉय ने उनके नॉन जो जो अप्रूव सर्वेयर नहीं है उस व्यक्ति ने सर्वे और क्लेम डील किया। और बीमा कंपनी ने और उस सर्वेयर जो तथाकथित सर्वेयर कहिए उसने मिलके इलीगल तरीके को मतलब बढ़ावा दिया और इलीगल एक्ट कराया इनसे। और जो हुंडई डीलर वर्कशॉप थी उन्होंने भी गाइड नहीं किया कि इस तरीके से गाड़ी बेचना गलत है। तो खैर इनकी गाड़ी बिक गई और ये दुर्घटना हो गई और ये अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो है मतलब एक बहुत ही मेंटली परेशान है और फाइनेंशियली भी लॉस है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई टोटल लॉस आपका क्लेम होता है तो आप ब्लैंक आरटीओ जो भी फॉर्म है 2800 उन पे साइन करके किसी को ना दें, वो गलत तरीका है। जो टोटल लॉस है वो आरसी कैंसिलेशन ही होना चाहिए, ऐसी आईआरडीए की गाइडलाइन है। अगर कोई फिर भी फोर्स करता है तो आप उसके लिए इन राइटिंग पुलिस जो भी आपका स्टेट है, डीजीपी या जो कमिश्नर या एसएसपी एसपी जो भी है उसमें लिखित शिकायत कीजिए। बीमा कंपनी और जो भी सर्वेयर है उनके नाम से शिकायत कीजिए। और अगर आप इस तरीके से करेंगे और उसका विरोध कीजिए क्योंकि गलत तरीका गलत ही है। कल के दिन आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस तरीके की गाड़ी में चोरी की गाड़ियों का बहुत मिसयूज हो सकता है। टेररिस्ट एक्टिविटी में जैसे ये दिल्ली बम का कांड हुआ है तो वो हुंडई i20 थी, ऐसे आपकी गाड़ी इस्तेमाल हो सकती है। या उस गाड़ी से इन ड्यूरिंग जब भी वो उस जो बिना नाम के गाड़ी जिसके पोजीशन में रही या वो ठीक कराने के बाद ऐसे ही चला रहा है उससे कोई लॉस होता है कुछ भी तो वो जिम्मेदारी भी गाड़ी मालिक की होगी लीगली। क्योंकि ये जो एफिडेविट पे लिखा हुआ है इससे कोई जिम्मेदारी या गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो आज का मेरा वीडियो मैसेज यही था कि अगर टोटल लॉस क्लेम है तो आरसी कैंसिलेशन के साथ आप क्लेम सेटल कीजिए। उसमें रैक वैल्यू शब्द है। गाड़ी बेचना और कबाड़ बेचने में फर्क होता है। गाड़ी विद जो पेपर्स के साथ बेची जाती है और कबाड़ को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके तब बेचा जाता है। गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही किसी को नहीं दिया जा सकता। तो आज का वीडियो यही है, अब इसको विराम करते हैं, फिर मिलते हैं आगे। नमस्कार।